हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेलेंस। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, अपन ने कल पूरी उसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, लाइक एडिशन रिएक्शंस, यहाँ पर अपन ने मेनली पढ़ ली है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज बच्चों अपन देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो आज की जो अपने टॉपिक्स है वो होने वाले हैं टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड, टाइप्स ऑफ कीटोन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो अपन ने कल भी देखा था कि जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ होता है बच्चों, क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ होता है, वो होता क्या है? अगर अपन इसकी बात करें सी डबल बॉन्ड ओ, तो मैंने कल पूरा बताया था इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी वगैरह इंक्रीज होती है। इसको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड एंड सी डबल बॉन्ड ओ इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। इट इज फॉर्मूला ऑफ CnH2NO। और यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड को दो कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है मेनली। और ये दो कैटेगरीज बच्चों कौन सी होगी? आप सभी को पता है, ये दो कैटेगरीज होगी। एक होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन। आपको पता है एल्डिहाइड में क्या होता है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ में दो वैलेंसीज हैं, उनमें से एक वैलेंसी किसकी होगी? सी डबल बॉन्ड ओ में से एक वैलेंसी फिक्स है, वो H की होगी और एक कोई सा भी R ग्रुप हो सकता है। और वैसे अगर कीटोन की बात करें तो इसमें जो दोनों वैलेंसी है उसे R ग्रुप ही सेटिस्फाई करेगा और इसको बोला जाता है कीटोन। तो ये दोनों यहाँ से कैटेगरीज बनती हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों बहुत सारी चीजें सिमिलर शो करती है, इसलिए दोनों को कंबाइनली बोल देते हैं अपन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं और कुछ चीजें। जैसे एल्डिहाइड मैंने बता ही दिया, एक वैलेंसी हमेशा फिक्स है कि उसका अच्छी होगी, दूसरी में आप कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए कीटोन में, तो कीटोन में क्या है, दोनों ही वैलेंसी में दोनों R ग्रुप आने चाहिए। तो एल्डिहाइड ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड OH, आल्सो नोन एज फॉर्माइल ग्रुप। अगर इसको अपन को कब लगाना है बच्चों, एज अ प्रीफिक्स यूज करना है तो अपन फॉर्माइल लगाते हैं। एंड इट इज मोनोवेलेंट ग्रुप, कार्बन एटम हैविंग C डबल बॉन्ड H ग्रुप एंड 1 डिग्री इन नेचर। क्योंकि इस कार्बन पे, अगर मान लो मैं इस कार्बन की रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इस कार्बन से हमेशा सिर्फ एक ही कार्बन अटैच हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही R ग्रुप की जगह है। मतलब ये हमेशा कैसे नेचर का होगा? 1 डिग्री नेचर का। कोई भी पूछ ले एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड हमेशा क्या होगा? 1 डिग्री नेचर का। आइए बात करते हैं बच्चों कीटोन की। कीटोन एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है व्हेन इट्स बोथ वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एन एल्काइल ग्रुप। जब क्या होगा, इस सी डबल बॉन्ड ओ की जो दोनों वैलेंसी है वो किसी दोनों R ग्रुप की ही होगी, H यहाँ पर नहीं होता है, उसको बोला जाता है कीटोन। और ये एक बाय वैलेंट ग्रुप है। और यहाँ पर देखोगे तो ये हमेशा कैसे नेचर का होगा? 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? 2 कार्बन। तो याद रखना एल्डिहाइड में CHO आता है, मतलब हमेशा एक वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा। और कार्बोनिल कंपाउंड में हमेशा दोनों वैलेंसी कौन करेगा? एक अल्काइल ग्रुप ही पूरा करेगा। जो एल्डिहाइड 1 डिग्री नेचर का है, जो कीटोन है वो 2 डिग्री नेचर का है। अब जो कीटोन्स है, क्योंकि एल्डिहाइड में कुछ और हो नहीं सकता, तो आप उसके टाइप भी नहीं बना सकते। क्या टाइप बनाओगे? पर कीटोन के टाइप्स हो सकते हैं। अगर दो सिमिलर R ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वो सिंपल और सिमेट्रिकल टाइप का है। और अगर दो डिफरेंट R ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसको बोल सकते हैं कि वो अनसिमेट्रिकल टाइप का है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, अभी जो दोनों R ग्रुप है वो दोनों R सिमिलर है। मतलब मान लो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आपने दोनों CH3 और CH3 ले लिया। अब दोनों R ग्रुप सिमिलर है तो उसको बोल दोगे सिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोल दोगे? सिमेट्रिकल कीटोन, जैसे कि एसीटोन होता है। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक ऐसा कीटोन लेना है जिसके दोनों R ग्रुप डिफरेंट है। मतलब अगर एक जगह R है तो एक जगह R डैश होगा। क्या होगा? अगर एक जगह R है तो एक जगह R डैश होगा। और ऐसे ग्रुप में बच्चों, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। मान लो आपने यहाँ पर ले लिया एक CH3 और यहाँ ले लिया C2H5, इथाइल का ग्रुप ले लिया। दोनों R डिफरेंट है, इसे अनसिमेट्रिकल बोल देंगे। तो ये तो बहुत इजी सी बात थी जो आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी एज अ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो मैंने उसका ब्रीफ दे दिया। आइए शुरुआत करते हैं, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है भाई, कितना sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो C डबल बॉन्ड O कंपाउंड में ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा which form the sigma 3 sigma bond and 1 pi bond। कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर भी
सिग्मा बॉन्ड ही है, तो 3 सिग्मा है टोटल और 1 पाई बॉन्ड होगा इसमें। तो यही चीज लिख रखी है, 1 सिग्मा 1 पाई, ये वाले दोनों भी सिग्मा होंगे, इसीलिए टोटल 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। तो ये सब तो बॉन्ड में क्या है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, एंड दिस विल मेक दिस बॉन्ड पोलर। तो ये क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं और समझते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेथड ऑफ प्रेपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन में सबसे पहले क्या कर रखा है, ऑक्सीडेशन करवा रखा है अल्कोहल का। और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में भी मैंने ये पार्ट समझाया था और बताया था, एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा पढ़ोगे। अब देखो, पहले पीसीसी ले रखा है, पीडीसी ले रखा है। अच्छा, पीसीसी और पीडीसी होते क्या है, पीसीसी और पीडीसी ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब कैसे एजेंट होते हैं बच्चों, जो ऑक्सीडेशन तो करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूं, तो फॉर एग्जांपल जब भी अपन ऑक्सीडेशन पढ़ते थे अल्कोहल का, तो अपन क्या करते थे, 2 तरीके के रिएजेंट पढ़ते थे। एक पढ़ते थे स्ट्रॉन्ग, क्या पढ़ते थे बच्चों, एक पढ़ते थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक पढ़ते थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते थे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ही बता रहे हैं। जब माइल्ड में बात करेंगे तो ये आपके आ जाते हैं, जैसे पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक जो कॉपर वाला होता है, ये सब इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग में आते हैं आपकी KMnO4, K2Cr2O7, तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं। अब जब इनके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जब 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे, 1 डिग्री अल्कोहल को ये क्या करते हैं, CH3CH2OH, इसका जब ऑक्सीडेशन कराना होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2 बार ऑक्सीडेशन नहीं कराते, एक ही बार ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ये बना देंगे CH3, यहाँ पर बना देंगे CHO, क्या कर देंगे बच्चों, एल्डिहाइड बना देंगे। इसके आगे इसका फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। जबकि अगर आप बात करोगे किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखोगे, ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं। अगर बात करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, उसमें क्या होता है, जब उसमें आप प्राइमरी अल्कोहल को लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिया है CH3CH2OH, इसमें जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो पहले बनता है एल्डिहाइड, मतलब यहाँ पर CH3CHO बन जाएगा, और दोबारा इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और फिर बनता है CH3COOH, मतलब इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला जाता है इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एंड प्रोडक्ट बनता है। मगर अगर आप बात करो किसमें बच्चों, अगर आप बात करो यहाँ पर इसके अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, तो अल्कोहल इसका क्या बनता है, एंड सॉरी अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड इसका एंड प्रोडक्ट बनता है। तो यही दोनों मेजर डिफरेंस आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों के ही केस में अगर सेकेंड डिग्री लोगे तो क्या होगा, सेकेंड डिग्री को ये क्या कर देते हैं, कीटोन में चेंज कर देते हैं। तो वो दोनों के लिए सिमिलर है, इसलिए अगर लिखना भी चाहे तो लिख लेते हैं। चलो यार क्या बात कर दी, लिख ही लेते हैं इसको। और यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, अगर आपने कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया CH3 और यहाँ पर OH लगा दिया, तो ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री। इसमें अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन बना देगा। एसीटोन मिल चुका है, बधाई हो भाई, एसीटोन मिल चुका है, और ये एसीटोन दोनों ही केस में सिमिलर होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तब भी सेम केस होगा, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तब भी सेम केस होगा। तो ये सेम होता है फॉर बोथ। और भाई टर्शरी जो अल्कोहल होता है वो सबसे महान होता है, वो रिएक्शंस ही नहीं करता। तो ये एक जो नॉर्मल सी चीज है वो मैंने आपको अल्कोहल में भी पढ़ाई थी, यहाँ भी बता दी। अब समझो इस चीज को, जब आपने क्या करा है, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है अल्कोहल के साथ, तो वो क्या कर रहे होंगे, एल्डिहाइड बना रहे होंगे, यही चीज हो रही है। जब लिया सेकेंडरी
1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा, और टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं करता तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। मगर आइए समझते हैं बच्चों, क्या समझते हैं इसका, समझते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म समझते हैं। और इसकी जनरल रिएक्शन भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि मैकेनिज्म में फिर आपको डाउट आएगा। मान लो आपने लिया है CH3CH2OH जो कि क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, और इसमें आपने डाला है कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं कोई स्पेसिफाई नहीं ले रही हूँ, सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, मान लो आपने अगर पीडीसी लिया है, पीसीसी लिया है, तो ये सब क्रोमेट बनाते हैं ना, तो आपने क्रोमेट लिया CH3CH2OH और आपने यहाँ पर ले लिया बच्चों Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब भी आप कोई K2Cr2O7 डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, PDCP, ये जो PDC होता है, PCC होता है, क्या होता है, ये सब क्रोमेट ही होता है इसमें। तो इसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है वो हमेशा CrO3 होगी। और मान लो अगर आप KMnO4 लेते हो तो वहां पर MnO4 होती है, या फिर MnO2 को भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखा जाता है तो वो ले लोगे, तो ये सारे के सारे क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें CrO3 क्या है, आपका रिएक्टिंग स्पीशीज है। अब क्या होगा देखना, इसके जो लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इस क्रोमियम पे जाके अटैक करते हैं, इसको अपने एक ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को सिंगल करना पड़ता है, और यहाँ जो मिलकर बनता है बच्चों वो क्या होता है, CH3CH2। इस ऑक्सीजन से ये दोनों ग्रुप जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के थ्रू। क्या बात है, ऑक्सीजन के थ्रू दोनों ग्रुप जुड़ चुके हैं, दोनों खुश हैं, मगर इस ऑक्सीजन को शांति नहीं है। एक तो बेचारे ने इससे रिक्वेस्ट करके बॉन्ड बनाया और इस ऑक्सीजन को शांति नहीं है, इसने इसके साथ क्या कर दिया, इस H को ले लिया। और H को लेते ही क्या बनेगा बच्चों, जैसे ही इसने H को लिया क्या फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पर, जैसे ही H को लिया तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा CH3CH, और ये ऑक्सीजन वाला H चला गया है, यहाँ पर CrOH आ चुका है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी क्या है, एक ऑक्सीजन है। अब ये वाला जो H है वो ऐसे आ गया। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन के मन में भी आया थोड़ा सा लालच कि यार इसको OH मिल गया, ये सेटल है, क्या पता मेरे को भी मिल जाए, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ये इस वाले H को लेने का ट्राई करता है, इधर से बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। इस चीज को समझो बच्चों, ये जो कार्बन होता है, कौन सा वाला, ये वाला कार्बन, ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो कनेक्शन बना लेता है, सोचता है क्या है दोनों ऑक्सीजन के साथ में खुश रहेंगे। मगर जैसे ही उसको पता चलता है कि इसने इस वाले हाइड्रोजन को लिया, उसके मन में थोड़ा डाउट आता है। फिर वो देखता है उसके दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी ये क्रोमियम लेके भाग गया, और यहाँ पर बनता है बच्चों क्रोमिक एसिड, एस्टर, इसको बोलते हैं क्रोमिक एस्टर बोलते हैं, एस्टर के तरह का बन जाता है पूरा। और इसके बाद बच्चों जो आपको देखने को मिलता है, देखो भाई दोनों बॉन्ड गवा चुका है ये अल्कोहल, दोनों के दोनों बॉन्ड गवा चुका है, मगर अब तो अक्कल आ गई, वो वहां से भाग लेता है और भाग के यहाँ पर बन जाता है CH3। अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो CH डबल बॉन्ड O, इसी को तो बोला जाता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बन जाता है। और यहाँ पर आपका जो ये क्रोमियम होता है दो OH के साथ खुशी मनाता है। देखो भाई इस तरीके से देखो क्या पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। इसको अपन ने पहले भी समझा था अल्कोहल चैप्टर में, एक बार और समझ लिया कि क्या पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। आइए मैं फिर भी एक और बार समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्रोमियम पे अटैक करते हैं, क्रोमियम का एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड सिंगल बन जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन पे माइनस आता है वो बोलता है अब तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा, उसको दिखता है बाजू वाला हाइड्रोजन, वो उसको ले लेता है, OH बना लेता है। जैसे एक ऑक्सीजन ने OH बनाया, बाकी के दो ऑक्सीजन के बीच में भी लड़ाई होती है, लड़ाई में जीतता है ये वाला ऑक्सीजन और इस वाले हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करता है। इतने में नींद खुल जाती है इस वाले कार्बन की और तीसरे को तो मौका ही नहीं मिलता, ये अपना बॉन्ड तोड़ के चला जाता है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है, जिससे अपन को मिल जाता है, क्या मिलता है बच्चों, जिससे अपन को मिल जाता है एल्डिहाइड। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है। और जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसी का दोबारा क्या करोगे, दोबारा इसमें क्या होंगे, दो OH बनते हैं
और फिर से सेम प्रोसेस पूरा रिपीट होता है, ये क्रोमियम फिर से आता है और इसी के साथ में फिर आपका क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पर अभी अपन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में देखना था, तो अपन ने क्या करा, इसी वजह से, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में ही देखना है, तो अपन ने इसी वजह से सिर्फ क्या करा है, यहीं तक पढ़ेंगे। अपन को जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा तो उसका प्रोसीजर वहां पर देखेंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म बच्चों यहाँ पर फॉलो होता है जो अपन ने देख लिया। तो कोई भी पूछेगा अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। मैकेनिज्म को अपने माइंड में पूरा याद रखना है, जो मैंने बताया बहुत ही इजी मैकेनिज्म था। आइए चलते हैं और बढ़ते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हो तो ऑक्सीडेशन ही रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। तो आइए समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, अब 1 डिग्री अल्कोहल में आपने कॉपर डाला तो एसिड एल्डिहाइड बन गया। जैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल में आपने कॉपर के साथ में एक हाई टेम्परेचर दिया, क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। और ये इकलौता ऐसा केस है बच्चों, स्टार लगा देना, क्योंकि वो पूछेगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा था, बट दिस विल बी द ओनली केस और एक्सेप्शन केस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसको येलो से कर लेते हैं, पूरा हाईलाइट हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, टर्शरी, जो टर्शरी आप ले रहे हो टर्शरी अल्कोहल, वो भी यहाँ पर क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है। मतलब देखो, जब भी कॉपर लिया जाएगा तीनों ही केस में डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक में मिल रहा है एल्डिहाइड, एक में मिल रहा है कीटोन, और टर्शरी में मिल रहा है एल्कीन। तो सिर्फ इस चीज को याद रखना बच्चों कि जब भी 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, और अगर आपने कॉपर की केस की बात कर रहे हो, कॉपर और हीट या हाई टेम्परेचर होगा, तो इस केस में अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो मिलेगा एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो क्या मिलेगा बच्चों, कीटोन मिलेगा। ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, हमेशा 2 डिग्री लेते ही कीटोन ही मिलेगा। और टर्शरी अल्कोहल जो कि कभी भी रिएक्शन नहीं कर रहा था, वो भी यहाँ पर आपको एल्कीन दे देगा। तो ये चीज को ध्यान रखना कि जब भी कॉपर के साथ कोई हाई टेम्परेचर लोगे तो क्या रिएक्शंस हो रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है टर्शरी अल्कोहल वाला। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो आइए भाई मैकेनिज्म पे चले और समझा मैकेनिज्म। कॉपर एंड हाई टेम्परेचर जब दे रखा हो, ठीक है, तो मान लो आपने लिया सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, इसमें आपने डाला कॉपर और आपने कोई स्पेसिफिक कोई भी टेम्परेचर डाल दिया, ठीक है, मैंने टी लिख दिया। यहाँ पर हाई टेम्परेचर ही यूजुअली लिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन हो गया, आपको पता है एल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO बन गया। पर रिएक्शन में क्या हुआ है, मैकेनिज्म कैसे हुआ है, आइए समझते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म सबको वो याद है क्या यार, जब एल्कीन का अपन क्या कर रहे थे, डिहाइड्रोजनेशन करा रहे थे, किसी को याद है, किसी को याद है डिहाइड्रोजनेशन एल्कीन का, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। इस मैकेनिज्म के लिए भी लिख रखा है डिहाइड्रोजनेशन। मतलब मैकेनिज्म में क्या होगा बच्चों, मेनली डिहाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। और डिहाइड्रो लिख रखा है मतलब 2 जगह से हाइड्रोजन H2 का रिमूवल हो गया। अब H2 बनाने के लिए 2 H चाहिए, कहां से लिए जाएंगे आइए देखते हैं। मान लो अगर इस कंपाउंड की बात करें, CH3 है, CH है और यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पास भी एक H है, इसके पास भी एक H है। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ये गए कॉपर के पास, और ये इनके दोनों जो H है यहाँ पर चमकते चमकते कॉपर को दिख रहे हैं, ठीक है। कॉपर भाई आराम से बैठा हुआ था, पर जैसे ही उसके मन में उसको दिखा यहाँ पर 2 H, उसके मन में आ गया लालच। ऐसी सरफेस होती है कॉपर की, ठीक है, लालच आ गया। लालच आते ही इसने बोला कि ऐसा करो, जो तुम्हारे दोनों हाइड्रोजन है उसको क्या करो, उसको मेरी सरफेस पे यहाँ पर अटैच करवा दो। कुछ नहीं करेंगे, बस दोनों हाइड्रोजन आराम से टिक जाएंगे। ये भी मान गया भाई ये स्टोरी है सिर्फ, इसको कुछ और मत ले लेना, सिर्फ स्टोरी की तरह ही समझा रही हूँ पूरे मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके जो दोनों H हैं ये क्या करते हैं बच्चों, कॉपर की जो सरफेस है इस पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर समझना क्या क्या चीजें हो रही है, देखना भाई कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड जुड़ रहे हैं। तो आइए इस चीज को समझते हैं यहाँ पर। है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा था,
जैसे ही यहाँ पर दोनों H आते हैं, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा टूटना लग जाता है, इसके वाला बॉन्ड भी थोड़ा टूटने लग जाता है, तो ये वाले बॉन्ड में मिलता है आपको ब्रेकिंग, तो मैंने B लिख दिया ब्रेकिंग के लिए। और यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड बनेगा भी सही, तो ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ फॉर्म होता है, और इन दोनों के H के बीच में भी बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिससे आपको कंप्लीट जब ये पूरा हो जाता है तो ये पूरा कंपाउंड देखने को मिलता है CH3CHO। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे अपन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ते हैं, दोनों हाइड्रोजन को निकिल या पैलिडियम की सरफेस पे लगाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। सेम यहाँ पर होगा, कॉपर की तरह यहाँ पर कॉपर भी ऐसे सरफेस यूज होगा, फिर जैसे ही दोनों हाइड्रोजन उस पर जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होने लग जाएगा, बॉन्ड बनने लग जाएगा। अगर ये बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिल जाता है एल्डिहाइड। क्या मिल जाता है बच्चों, एल्डिहाइड मिल जाता है। और ये पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका पूरा ये मैकेनिज्म होता है। अब देखो सेकेंड डिग्री तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक इसका H ले लेंगे, एक इसका H ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इजीली काम हो रहा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा। पर जब गए टर्शरी में, अब यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास H ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस केस में एक वाला H किससे लेना पड़ेगा, इससे। अब अगर आप इससे H लोगे, अगर इससे H लोगे और इससे H लोगे, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों, अगर आप एक H यहाँ से निकाल रहे हो, एक H यहाँ से निकाल रहे हो, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर भी बच्चों H के रिमूवल की वजह से कोई चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लग जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एल्कीन। क्यों होता है, क्योंकि H जो निकल रहा है वो एक आपके मिथाइल कार्बन से निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको एल्कीन देखने को मिल गई। देखो इस ऑक्सीजन का H जाएगा, एक कोई भी मिथाइल का H जाएगा, जिससे आपको एल्कीन देखने को मिलेगी। तो ये पूरा केस होता है जब कॉपर के साथ में आप क्या लेते हो, कोई भी टेम्परेचर लेते हो हाई, तो वहां पर 1 डिग्री तो एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री कीटोन देता है, और टर्शरी अल्कोहल एक बार फर्स्ट एंड ओनली टाइम रिएक्ट करते हैं और एल्कीन बना देते हैं। क्या बात है, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, जो कि क्या है, जब आप अभी तो अल्कोहल से ले रहे थे, अब हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड या कीटोन को लोगे, तो हाइड्रोकार्बन का यूज होगा, तो सबसे पहले आ गई एल्कीन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस। एंड ओजोनोलिसिस बच्चों दो टाइप का होता है, या तो ऑक्सीडेटिव होता है या फिर रिडक्टिव होता है। अपन को क्योंकि अल्कोहल बनाना है तो अपन रिडक्टिव ऑक्सीडेशन करेंगे, जब ऑक्सीडेटिव करेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जब समझेंगे तब इस चीज को भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों, इसके मैकेनिज्म कैसे होता है इसको देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड एल्कीन है, अगर मान लो मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड एल्कीन लिख दिया, ये बाकी की जो R या जो भी ग्रुप है उसको मैंने नहीं लिखा, अब क्या करना है, इसमें ओजोन आके अटैक होगा। ओजोन आपको पता है इस तरीके से कुछ होता है, ओजोन का यहाँ पर अटैक हो जाता है, और इससे आपका यहाँ पर जो बनता है बच्चों, ये कुछ नया ही टाइप की चीज बनती है। देखना कैसे बनेगी भाई, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, बाकी के दो ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, इनसे जो भी वैलेंसीज है H है R है वो यहाँ पर अटैच है। अब क्या होगा इसको समझना, अब जैसे ही इतना बन जाएगा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। बॉन्ड का क्लीवेज होता है इस तरीके से, ऐसे और ऐसे बॉन्ड का क्लीवेज होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था हाइड्रोकार्बन में भी कि इस चीज को मैं डिटेल में बताऊंगी जब ऑक्सीडेशन करवाऊंगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का पूरा अपन एक अलग अलग लेक्चर लेंगे, मगर अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रही हूँ कि ओजोनोलिसिस में होता क्या है। अब देखना, ये वाला ऑक्सीजन तो किसी से भी बॉन्ड से टूट चुका है, दोनों से यहाँ पर क्लीवेज हो चुका है, ये भाई कहीं पर भी जल जाएगा, अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो ये यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये वाला कार्बन भी अपने इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर लेगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन चुका है। अगर दोनों R ग्रुप है, एक R ग्रुप है एक H ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बन चुका है। तो अपन ने सिर्फ कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में समझ लिया कि इस तरीके से मैकेनिज्म होगा। तो बच्चों इस चीज को अपन ने समझ लिया कि जब भी अपन क्या कर रहे थे,
ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करेंगे, मतलब O3 ऑक्सीजन में भी ओजोन को जब ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पर ओजोन ऐड होगा, और ओजोन ऐड होके एक ऐसा ओजोनाइड बनाएगा जिसमें से अपन इस तरीके से क्लीवेज करेंगे जिससे ये ऑक्सीजन का बॉन्ड हट गया। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, और बाकी के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पर 3 तरीके की अल्कीन हो सकती है, या तो हो सकती है एक ऐसी अल्कीन जिसमें दोनों H ग्रुप हो, ठीक है, या फिर हो सकती है एक ऐसी अल्कीन जिसमें दोनों R ग्रुप हो, या फिर हो सकती है एक ऐसी अल्कीन जिसमें एक ग्रुप R हो एक ग्रुप H हो। ठीक है, 3 तरह की हो सकती है, एक में R हो सकता है, एक H हो सकता है, और एक में दोनों R ग्रुप हो सकते हैं। तो इन तीनों ही अल्कीन में अपन समझेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने पे क्या प्रोडक्ट आएगा और रिडक्टिव क्लीवेज करने पे क्या प्रोडक्ट आएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ओजोनोलिसिस में अपने सबसे फर्स्ट टाइप की अल्कीन के बारे में। ठीक है, तो अपनी सबसे पहले अल्कीन है जब दोनों ही H ग्रुप लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी अल्कीन ली है जिसमें जो ये दोनों ग्रुप है वो H ही ग्रुप है। आपको पता है एल्कीन में जैसे ही O3 डालोगे ओजोन तो क्या बनेगा, और बाकी सारी रिएक्शंस, तो ओजोनाइड बन जाएगा। ओजोनाइड बनाना है आपको, तो आइए पहले ओजोनाइड बना लेते हैं। यहाँ से हुआ होगा ओजोनाइड का फॉर्मेशन, और ओजोनाइड बनने के बाद आपको क्लीवेज पता है कैसे किया जाता है भाई, क्लीवेज कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर 2 तरीके से रिएक्शंस हो सकती है, या तो आप करवा रहे हो उसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, या फिर आप करवा रहे हो रिडक्टिव क्लीवेज। अगर मान लो आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाना है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट होगा, तो इसके लिए अपन यूज क्या करते हैं बच्चों, H2O2 यूज करते हैं। H2O2 के साथ में यहाँ पर OH माइनस यूज कर सकते हो, तो पूरा ही लिख देती हूँ, H2O2 OH माइनस आप मेनली यहाँ पर यूज करते हो। ठीक है, फॉर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अब आपको करवाना है रिडक्टिव क्लीवेज, तो उसके लिए क्या यूज करते हो, तो जब भी करवाना है रिडक्टिव क्लीवेज उसके लिए आप यूज करोगे Zn, और साथ में आप वाटर यूज करोगे। अब देखो रिएक्शन में क्या दे रखा है आपको, ZnH2O ही दे रखा है, मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि रिडक्टिव क्लीवेज करवाना था। कैसा क्लीवेज, रिडक्टिव क्लीवेज। ठीक है, तो जैसे ही ओजोनाइड बनती है, ओजोनाइड के बनने के बाद बच्चों ये दोनों रिएजेंट डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मान लो आपने क्या कराया है रिडक्टिव क्लीवेज, तो रिडक्टिव क्लीवेज में दोनों क्या बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दोनों H थे तो ये दोनों H आ जाएंगे, सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 केसेस उसके देखने को मिलेंगे, एल्डिहाइड दोनों बन जाएंगे। अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी जो बनेगा वो क्या होगा बच्चों, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड ही बनेगा। पर क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो इसमें अगेन ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा CH3COOH। तो बच्चों यहाँ पर एंड प्रोडक्ट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जब जब आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और रिडक्टिव क्लीवेज में क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल रहा होगा। और एल्डिहाइड भी क्योंकि दोनों H ग्रुप है तो सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है। आपने सोचा मैम दूसरी वाली रिएक्शन को क्यों नहीं लिया गया, तो मैंने बोला बच्चों आइए ले लेते हैं। आपने यहाँ पर ली दूसरी टाइप की एल्कीन, और वो कैसी एल्कीन है, एक ऐसी वाली एल्कीन जिसमें क्या है, दोनों जो वैलेंसीज हैं उसमें एक बार क्या है, R है और एक बार H है, इधर भी एक बार R है और एक बार H है। आपने अगेन इसका क्या करवाया, ओजोनोलिसिस करवाया, O3 डाला, O3 डालने के बाद क्या बनता है, ओजोनाइड। ओजोनाइड भी इसका बना दिया। आइए इसके ओजोनाइड को बना देते हैं। यहाँ पर बन चुका है इसका ओजोनाइड। ओजोनाइड में से एक वैलेंसी R की है, एक H की है, यहाँ पर भी एक R की है, एक H की है। अब आपको पता है करना क्या होता है, इसका ब्रेक करना होता है। ब्रेक करके यहाँ पर डबल बॉन्ड O बनाना होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O बनाना होता है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, देखो प्रोडक्ट मिलेगा CRH डबल बॉन्ड O, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे CRH डबल बॉन्ड O। जब आप क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इसको मैं OC लिख रही हूँ शॉर्ट में, और अगर रिडक्टिव क्लीवेज करवाओगे तो मैं शॉर्ट में लिखूंगी RC रिडक्टिव क्लीवेज। दोनों के रिएजेंट से आप पहचान लोगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में H2O2 के साथ में OH माइनस होगा, रिडक्टिव क्लीवेज में Zn के साथ में H2O होगा।
यहाँ पर तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, मगर आपको पता है ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है, अगेन इसमें ऑक्सीडेशन होता है और आपको फाइनल में मिल जाता है CH3COOH। क्योंकि यहाँ पर R ग्रुप है तो R ही लगा देते हैं, RCOOH आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपने करवाया इसका रिडक्टिव क्लीवेज। अगर रिडक्टिव क्लीवेज करवाओगे बच्चों तो ये जो रिएक्शन है यहीं पर रुक जाएगी, R मिल जाएगा, H मिल जाएगा और आपको फाइनल में जो मिलेगा वो होगा एल्डिहाइड। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक R ग्रुप है और एक H ग्रुप है और यहाँ मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने सोचा मैम अभी तीसरी टाइप की रिएक्शन बाकी है, बिल्कुल बाकी है। चलो भाई चलते हैं और समझते हैं अपनी ऐसी ओजोनोलिसिस जिसमें दोनों जो वैलेंसीज है एल्कीन की उसे कौन पूरा कर रहा है, दोनों R ग्रुप। मतलब अब आपने क्या करा, यहाँ पर एक ऐसी एल्कीन ली जिसकी दोनों वैलेंसीज में R और R लग रहा हो और यहाँ पर भी R और R लग रहा हो। आपने कराया इसका ओजोनोलिसिस। आपको पता है ओजोनोलिसिस से क्या होता है, ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड बनाया, ओजोनाइड में कार्बन की दोनों वैलेंसीज पे क्या है, एक में R है और हो सकता है दोनों R सिमिलर हो और ये भी हो सकता है कि दोनों R डिफरेंट हो, तब और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर होगा क्लीवेज होकर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। इससे जो बच्चों आपको मिलेगा प्रोडक्ट, जब आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया तब मिलेगा 2R डबल बॉन्ड O, सॉरी 2RC डबल बॉन्ड O। इसको मैं कीटोन की फॉर्म में लिख दूं क्या, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ R ग्रुप है, इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर आपने सोचा मैम ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब अगेन आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे। अगर बच्चों यहाँ पर अगेन ऑक्सीडेशन करोगे तो भी कुछ खास प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन ही मिलता है, तो कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। पर अगर आपने करवाया इसका क्या, रिडक्टिव क्लीवेज, तब क्या होगा, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन, OC लिख दिया मैं, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और रिडक्टिव क्लीवेज। क्या यहाँ पर मैंने सेम लिखा है, हाँ OCRC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलता तो यही है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर तो रिडक्टिव में तो कुछ होता ही नहीं है, तो दोनों ही केस में कीटोन मिलेंगे। तो याद रखना जब भी आप क्या करोगे, एक ऐसी एल्कीन ले रहे हो जिसमें दोनों ग्रुप कैसे हैं, RR वाले ग्रुप है, तो वहां पर ऑक्सीडेटिव कराओ रिडक्टिव कराओ सेम आंसर होगा। अगर आप एक ऐसी एल्कीन ले रहे हो जिसमें एक R ग्रुप है एक H ग्रुप है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगी जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, और जब रिडक्टिव क्लीवेज होगा तो एल्डिहाइड बनाएगी। अगर आपने कोई एक ऐसी एसिड ली है, अच्छा इसको समझो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगेन क्योंकि यहाँ पर एक ही C डबल बॉन्ड O है तो ये अगेन टूट जाएगा और टूट के यहाँ पर आपको मिलेगा CO2 और H2O। ऐसा क्यों हुआ, देखना यहाँ पर एक ही, दोनों ही हाइड्रोजन थे, एक भी कार्बन नहीं था, इसलिए यहाँ पर CO2 और H2O बनेगा जब आपने अगेन इसका ऑक्सीडेशन कराया। और जब आपने एक R ग्रुप ले रखा था तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी एक H ग्रुप होगा एक R ग्रुप होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराओगे। अगर दोनों ही H ग्रुप है तो वहां पर तो एक और कार्बन है ही नहीं, और एक और कार्बन नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, सबसे फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही नहीं सकता, इसलिए टूट जाएगा CO2 और H2O में। तो इसी तरीके से आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस रिएक्शन से वो पूछ सकता है, कभी आपको इस तरीके की एल्कीन दे देगा, कभी एल्कीन में कुछ डिफरेंट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। जो सिंपल मैकेनिज्म है उसको समझना, हमेशा सही आंसर करोगे कि यहाँ पर एल्कीन में ओजोनाइड बनाना है, ओजोनाइड का ऐसे क्लीवेज करना है, जो भी दे रखा होगा उसको फिर ग्रुप में जोड़ देना। अगर ऑक्सीडेशन कराओगे और दोनों H ग्रुप है तो CO2 H2 आ जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन करवाए एक R है और एक H है तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर दोनों R है, कीटोन में ऑक्सीडेशन करवाने पर भी कोई आंसर नहीं आता, सेम रहता है, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जिसे बोला जाता है कुचरोव रिएक्शन। हाँ यार, बहुत ही थोड़ा अलग सा नाम है कुचरोव रिएक्शन, और ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी समझाया था। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसका नाम कैसा है, कुचरोव, अलग सा नाम। तो यहाँ पर एक अलग सा रिएजेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मरकरी सल्फेट।
अब इसको कंपेयर मत करने लग जाना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OM DM से, वहां पर मरकरी का एसीटेट ले रहे थे, यहाँ पर मरकरी का सल्फेट ले रहे हैं। दोनों को याद रखना, दोनों कंफ्यूजिंग है, सेम ही टाइप की है, इसीलिए बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 दे रखा होगा, या शॉर्ट में बहुत बार आपको देख देगा Hg+2 और H2O। क्या दे देगा, Hg+2 और H2O भी आपको बहुत बार दे देगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वो है इसका मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म में बच्चों क्या होता है, वही चीज, अगर ये R ग्रुप है, इनमें दोनों में से एक क्या होगा, प्लस वाला पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये R ग्रुप, इस पे प्लस I लगा रहा होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। आपने डाला यहाँ पर H+। जब भी बच्चों आपसे कुछ रोब करवाना हो ना, तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड क्या है कि आपको क्या करना है, 1 मोल ऑफ वाटर को ऐड करना है, मतलब एक वाटर को ऐड कर दो। यहाँ पर सिर्फ एक वाटर को, ये ध्यान रखना, एल्कीन में दोबारा वाटर ऐड मत कर देना, अपन को एल्केन नहीं बनाना है, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड करना है। मान लो आपने क्या दिया, H+ था, OH- होता है, तो जो H+ है और यहाँ पर OH- है, आपको पता है प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास। तो यहाँ पर CH3 कार्बन, और यहाँ पर आ जाता है एक, क्या आ जाता है, एक प्लस आ जाता है, और ये बना देता है CH2, सॉरी CH3 नहीं, CH2। इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा है। अब आपका जो OH- आयन है उसकी एंट्री होती है, क्या बात है, चश्मा वश्मा लगा के एंट्री हुई है, ये चल जाता है डायरेक्टली प्लस के पास। प्लस के पास जाएगा तो क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3 था, कार्बन था, इस पे OH आ गया, और इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, CH2 आ गया। अब आपको पता है ये कौन सी फॉर्म होती है, जब एक डबल बॉन्ड के पास में OH लगता है, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, एंड इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल फॉर्म होती है। ये कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये यहाँ पर क्या करेगी, इसमें रेजोनेंस होगा, इसके जो लोन पेयर होंगे वो यहाँ आना चाहेंगे, इस बॉन्ड को क्या होगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कीटो ग्रुप मिलेगा। एक हाइड्रोजन इधर चला गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, इनोल से कीटो फॉर्म में यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो रहा होगा। क्या बोलते हैं इसको, टोटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में पढ़ा था ना, जब भी OH ग्रुप के पास डबल बॉन्ड दिख जाए, शिफ्ट कर दो, कीटोन बना दो, बोलते हैं इनोल कीटोन फॉर्म, दोनों क्या करती है, आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं, इसी को बोलते हैं टोटोमेरिज्म। तो ये इसके थ्रू चलता है। अब दिक्कत ये है कि मैम यहाँ पर Hg का यूज क्यों हुआ, वाई Hg+2 इज यूज्ड, यहाँ पर Hg+2 क्यों यूज किया गया। तो बच्चों यहाँ पर रिएक्शन में देखा जाए तो एल्कीन आपको दे रखी है, ठीक है, एल्कीन दे रखी है। अब एल्कीन में जैसे ही आपने क्या करा, एक H+ ऐड करा, मान लो आपने एक सिंपल H+ ऐड करा, जैसे ही H+ को ऐड करोगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इस पे फॉर्म होगा। अब प्लस फॉर्म होगा मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जिसपे प्लस फॉर्म हुआ है, जो कि क्या होता है, विनाइलिक। जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस आ जाता है तो ये विनाइलिक कैटायन बना रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये नहीं बनेगा बच्चों, अनस्टेबल है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, मरकरी यहाँ पर आती है, मरकरी बोलती है ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर जाती हूँ, +2 है तो इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, ये माइनस के पास जाएगी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर जैसे ही जाएगी, यहाँ पर क्या करती है, ये Hg आ जाती है, Hg आकर जैसे ही बॉन्ड बनाती है, इस पे पॉजिटिव आने ही लगता है कि मरकरी के जो लोन पेयर है इससे भी इंटरेक्शन शो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर एक NCC फॉर्म हो जाता है। NCC क्या होता है, नॉन, क्या होता है भाई NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और जिसकी वजह से यहाँ जो फॉर्म होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, Hg+ बन जाता है, H और CH3, इसको बोला जाता है NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन।
अब क्या होगा, यहाँ पर अगर कैटायन आता है तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और आपको पता है ऑक्टेट पूरा नहीं है तो अनस्टेबल चीज बन रही है। और यहाँ पर देखोगे इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट इस कार्बन का सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर NH3 बन जाती है, इसीलिए मरकरी का यूज होता है। तो इस प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है कि मरकरी का यूज क्यों हुआ, अगर डायरेक्टली H+ डालते तो विनाइलिक कैटायन बनता जो कि अनस्टेबल होता, इसीलिए अपन इस प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कोई पूछ ले वाई Hg इज यूज्ड इन कुछ रॉ रिएक्शन, आप जल्दी से बता दो कि वहां पर वो क्या करता है, दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक NCC बना देता है। कार्बन क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिसमें क्या होता है एक 3 मेंबर्ड की रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में। अब इन रिएक्शन में अपन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करना है, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी एरोमेटिक ही होगा, मतलब आप बनाने वाले हो बेंज एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंज एल्डिहाइड बनाने का यहाँ पर अपन प्रोसीजर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रोसीजर है गटरमान कोच रिएक्शन, और बच्चों इसकी एक सुपर ट्रिक बताऊंगी मैं, बहुत अच्छी सी ट्रिक है, पर वो रिएक्शन के मैकेनिज्म के बाद बताऊंगी, वरना बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ट्रिक देखते हैं, मैकेनिज्म को स्किप कर देते हैं, तो इससे नहीं चलेंगे, पहले मैकेनिज्म देखते हैं। आइए मैकेनिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप C+O और HCl डाल रहे हो। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर बना लेगा C+O H और Cl, क्या बोलते हैं इसे, एसिड। क्या बोलते हैं इसे, एसिड। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, तो बच्चों इससे जो बनता है इसको बोलते हैं एसिड हलाइड। एसिड हलाइड था ना आपका एक फंक्शनल ग्रुप, जब डबल बॉन्ड O के पास में एक हैलोजन लगा हुआ हो तो उसे एसिड हलाइड बोल देते हैं। इसकी जब AlCl3 के साथ में रिएक्शन करोगे तो AlCl3 क्या करता है, आपने देखा था जब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ा था, ये एक क्लोरीन को लेकर चल जाता है, तो इसको लेकर जाना है क्लोरीन को, जैसे ही क्लोरीन को लेकर जाएगा क्या बन जाएगा, HC+O, इस पे माइनस आ जाएगा, और साथ ही में बन जाएगा आपका यहाँ पर AlCl4-। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, एक डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्लोरीन को ले लेता है, AlCl4- बना देता है, और यही जो बनता है यही आपका अटैकिंग रिएजेंट है। ये जो बनता है ना बच्चों, यही आपकी अटैकिंग स्पीशीज है, अटैकिंग रिएजेंट। मतलब अब बेंजीन के रिंग में आपको एक अटैक करवाना है, और वो अटैक किसका होगा, इस ग्रुप का। अब क्या होगा, बेंजीन के रिंग में इसका अटैक होगा, और डायरेक्टली यहाँ पर आपको एक एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन की ट्रिक को समझो, रिएक्शन में आपको दिख रहा है गटरमान कोच दिख रहा है ना, कोच मतलब OCH क्या होता है, उल्टा कर दो CHO, एल्डिहाइड, मतलब ये एल्डिहाइड बनाने की ट्रिक है। और एल्डिहाइड कब बनेगा, जब बेंजीन पे आप ये क्या डाल रहे होंगे, बेंजीन रिंग पे डाल रहे होंगे C+O HCl, साथ में AlCl3, तो इस OCH का मतलब है इस CHO ग्रुप का अटैच होना एक किस पे, बेंजीन के रिंग पे। तो यही ट्रिक है इसकी, याद रखना, बहुत इजीली याद हो जाता है इससे। और पूरा मैकेनिज्म भी देख लिया कि इस ग्रुप से एसिड हैलाइड बनेगा, उसका क्लोरीन AlCl3 ले जाएगा, जिससे आपको अटैकिंग स्पीशीज मिल जाएगी। अटैकिंग स्पीशीज आपको पता है क्या करेगी, यहाँ पर एक क्या होगा, शिफ्ट होगा, जनरेशन होगा, और यहाँ पर आकर अटैक कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से अटैक होगा और बेंज एल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों इटार्ड रिएक्शन, बड़ा ही अजीब सा नाम है इटार्ड रिएक्शन, और जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो भी बड़ा अजीब सा ही है, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। अब देखना क्या लिख रखा है, बेंज एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को टोलिन भी बोला जाता है बच्चों। इसमें जब CrO2Cl2 डालते हो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये जाकर अटैक हो जाता है। देखो ये क्या बनाएगा, ये है आपका CrO2Cl2। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहां से क्या करेगा, 2H को रिमूव करेगा और जाकर अटैच हो गया। 2H रिमूव हुए थे, 2 ही क्रोमाइल यहाँ पर आपके अटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसमें आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन।
इन दोनों ही प्रोसेस में मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है। एक तो क्या कौन सा रिएक्शन है आपकी गटरमान कोच और एक ही इटार्ड रिएक्शन, इसके अलावा भी जो आएंगी इन सभी में किसी में मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि ये जाकर अटैच हो जाएगा 2 H को रिमूव करके, ठीक है। मतलब यहाँ से जो 2 H हैं वो रिमूव होंगे। अगर अपन टोलिन की बात करें, जो इसके 2 H है वो रिमूव हो रहे होंगे और इन 2 H की जगह क्या आ रहा होगा, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये अटैच हो रहा होगा OCRO और क्या है HCl, ये जाकर अटैच हो रहा है। 2 हाइड्रोजन निकले हैं, 2 ही ये ग्रुप अटैच हो जाएंगे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा और उससे हाइड्रोलिसिस करवाने पे बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है टोलिन का, और टोलिन के ऑक्सीडेशन के लिए जैसे अपन हर जगह PCC PDC या ये क्रोमियम यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या करेंगे, यही करेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करेंगे। और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में आपने एक और चीज ले ली है जो कि है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या लिया है, एक एनहाइड्राइड ग्रुप लिया है। यहाँ पर भी बच्चों जैसा इटार्ड रिएक्शन में होता है ना, वैसा ही होता है। क्या होता है, जो ये टोलिन होती है इसके पास 2 H ग्रुप है और यहाँ पर भी एक H है, ठीक है। तो ये जो दोनों H ग्रुप होते हैं ये हटते हैं और इसकी जगह आ जाता है एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, OC+CH3। तो ये आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे ही ये जुड़ेगा, आइए देखते हैं क्या बनेगा। जैसे ही जुड़ता है बच्चों, यहाँ पर बन जाता है CH, इसके पास है OC+OCH3 और इधर भी आ जाता है एक एसीटेट OC+OCH3। अब क्या होगा, अब देखना बहुत ही कमाल की चीज होगी, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, इस पे आएगा H, इस पे आएगा OH, इस पे आएगा H, इस पे आएगा OH। इन दोनों में जब शिफ्ट होता है हाइड्रोलिसिस होके एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म भी मैंने बता दिया। मैकेनिज्म नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। याद रखना, जब ऑक्सीडेशन करेंगे टोलिन का विद क्रोमिक ऑक्साइड तो क्या होगा, एल्डिहाइड ही मिल रहा होगा। क्रोमिक ऑक्साइड वैसे भी अपन ने देखा है कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहे थे, हमेशा CHO ही बना रहे थे। आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले आपको क्लोरीनेशन करवाना है। क्लोरीनेशन में आपको पता है क्या होगा, जब टोलिन पे क्लोरीनेशन कराना है तो क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा जिससे CHCl2 बन जाएगा और CHCl2 में हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। यार इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन मुझे याद आ रही है जिसको बोला जाता है राइमर टीमन रिएक्शन। कहाँ पड़ी थी ये रिएक्शन बताओ यार, राइमर टीमन रिएक्शन पड़ी थी फिनोल के अंदर। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत सिमिलर ही है इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, आप फिनोल लेते हो, फिनोल के साथ आप लेते हो बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। और ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, और साथ ही में लेते हो NaOH, ठीक है। जिससे यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक जगह पर तो क्या होता है H रिमूव होता है और Na आ जाता है ONA, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, ये CHCl2 ग्रुप। CHCl2 ग्रुप क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन के साथ में यहाँ पर क्या लग चुका है। अब बच्चों यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से क्या होता है, ये जाकर एक क्लोरीन का रिमूवल करके HCl बना देगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, Na जाके अटैच हो जाएगा ONA की फॉर्म में और यहाँ पर CHCl2 आ जाएगा। अब CHCl2 में जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे H+H2O की, तो हाइड्रोलिसिस से 2 फायदे होंगे, Na भी हट जाएगा, Na हट जाएगा, OH आ जाएगा। सॉरी ये नहीं बनता, यहाँ तो राइमर टीमन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर बनेगा, देखना आप H+H2O हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, यहाँ पर भी Na हट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हट के CHO आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बन जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा CHO। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। और देखो अगर सिर्फ आपको बेंज एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें भी आपने क्या करा है, एक क्लोरोफॉर्म टाइप का ही कुछ चीज बनाई है, टोलिन में क्लोरीनेशन कराया। क्लोरीनेशन से क्या होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटे, 2 क्लोरीन आकर अटैच हो गए, 2 क्लोरीन हटते ही यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते ही बेंज एल्डिहाइड होता है। ऐसा रीमर टीमन में भी देखा था। CHCl2 से क्या बना था, CHO बना था। इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड।
सैलिसिलिक एसिड होता है ना, जब सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप आता है, अगर एल्डिहाइड आ रहा है तो सैलिस एल्डिहाइड बोल देते हैं, और ये होता है बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन थोड़ी मिलती जुलती थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर राइमर टीमन भी समझा दिया। आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप साइनाइड से बता रहे हो कैसे एल्डिहाइड बनता है, तो सबसे पहली रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे जब मैं रिडक्शन रिएक्शन को समझाऊंगी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग इमाइन। सबसे पहले क्या बनेगा, इमाइन बनेगा। इमाइन फिर फर्दर रिड्यूस होगा और फर्दर रिड्यूस होके देगा आपको एल्डिहाइड। तो देखो भाई किस तरीके से स्टीफन रिएक्शन काम करती है, और रिएजेंट क्या है, स्टीफन रिएक्शन के रिएजेंट है बच्चों SnCl2 और HCl। इसमें जैसे ही आप डालोगे दोनों जगह एक बॉन्ड टूटेगा और एक H और H आ जाएगा, उससे इमाइन बन जाएगा। इमाइन का हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बन जाएगा। आइए इसको लिख लेते हैं, स्टीफन रिडक्शन। आइए पूरी चीज को समझते हैं क्या हुआ है पूरे प्रोसेस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लेना है एक नाइट्राइल, तो आपने RC ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ना है। अच्छा रिएजेंट क्या लिया ये भी देख लो, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। अब यहाँ से आपकी क्या है, 2 H आए, 2 H में से एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको बोला जाता है इमाइन। क्या बोला जाता है, इमाइन। अभी जब अमीन पढ़ेंगे तब देखना बहुत बार केस में इमाइन आपका इंटरमीडिएट बन रहा होगा, और फिर इस इंटरमीडिएट रिएक्शन को अगर फर्दर आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो H3O प्लस के साथ में, तो आपको यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड NH है ये ग्रुप हट जाएगा और ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको NH3। ये 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों ही हाइड्रोजन आ जाएंगे, NH3 बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड बन गया। एल्डिहाइड चाहिए था, एल्डिहाइड मिल गया। इसी को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टीफन रिडक्शन। जिस प्रोसेस में आपका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेगा स्टीफन रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, तो याद रखना स्टीफन में भी S आता है, यहाँ पर भी S आता है, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है जब आप नाइट्राइल का ही रिडक्शन कर रहे हो, मगर क्या यूज कर रहे हो बच्चों, डाइबल H। ये डाइबल H क्या चीज है बताऊंगी, आइए देखते हैं। डाइबल H होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब यहाँ पर से याद रखो एल्यूमिनियम और एक हाइड्राइड मिल रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यहाँ पर भी रिडक्शन होगा एल्डिहाइड। इवन डाइबल H के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये क्या करता है, एल्डिहाइड 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 ही बनाता है। इसको एस्टर दोगे एल्डिहाइड बनाएगा, इसको क्या दोगे बच्चों, इसको यहाँ पर एस्टर दोगे एल्डिहाइड बनाएगा, नाइट्राइल दोगे एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन दोगे तब भी एल्डिहाइड बना रहा है। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जो एल्डिहाइड पे एल्डिहाइड बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं डाइबल H रिडक्शन। डाइबल H रिडक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल, डी से डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक H अलग से लिख रखा है, वो बता रहा है एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अगर यहाँ पर आपने साइनाइड लिया है ना, साइनाइड क्या करेगा, इसको एक H एल्यूमिनियम, यही डाइबल H में यही यूज होता है, H एल्यूमिनियम होता है। यहाँ पर आप आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है, मतलब जो एल्यूमिनियम होता है H होता है, और यहाँ पर ऐसे 2 ग्रुप होते हैं। आइसोब्यूटाइल नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दो आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो 2 आइसोब्यूटाइल के ग्रुप होते हैं और एक एल्यूमिनियम का H होता है। इसका काम क्या है, वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। ये H दे रहा होगा, H से यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब इस वाले में भी सबसे पहले क्या बनेगा, जब जब आप नाइट्राइल का रिडक्शन कराओगे या जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड करोगे, देखना वहां पर इमाइन, ये सभी चीजें बन रही होगी। इमाइन बनेगा, इमाइन का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, और हाइड्रोलिसिस से आपको देखने को मिलता है जो इसका प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, RCHO। क्या मिल जाता है, RCHO।
और अगर आपने यहाँ पर ले लिया एस्टर, मान लो आपने डाइबल H की जगह आपने सोचा देखा और रिएक्शंस करवाते हैं, आपने ले लिया एस्टर H3CO, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर एक R है, आपने इसमें करवाया क्या करवाया रिडक्शन और आपने दे दिया डाइबल H। डाइबल H क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड बनाता है, बहुत सारे एल्डिहाइड बनाता है। देखना अब यहाँ पर भी गया, इसको मिलेगा H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर भी आएगा H, जिससे आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड R और H, एक एल्डिहाइड, और साथ में मिल जाएगा क्या बना है भाई, साथ में मिल जाएगा बच्चों आपको CH3OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्कोहल और ये इस तरीके से प्रोसीड करेगा। अगर आपने लिया है नाइट्राइल या आपने लिया है एस्टर, और अगर आपने कीटोन ले लिया तब भी सेम करता है, तब भी एल्डिहाइड बनाकर आ जाएगा, और एल्डिहाइड लोगे तो क्या करेगा, अल्कोहल बना देगा। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है कि डाइबल H को अगर आपने एस्टर दिया है या फिर नाइट्राइल ग्रुप दिया है तो दोनों ही केस में वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो यही डाइबल H करता है। स्टीफन रिडक्शन में भी सेम हुआ था, बस जो रिएजेंट यूज है वो SnCl2HCl था। आइए देखते हैं और सारी रिएक्शन, और इसमें आ चुकी है जब एसिड हैलाइड से अपन क्या बना रहे होंगे, कीटोन बना रहे होंगे। बच्चों आपने RMgX का नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं इसे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। पर क्या यहाँ पर हमेशा MgX ही यूज होगा, मतलब मैग्नीशियम ही यूज होगा, नहीं भाई, यहाँ पर अलग अलग अगर आप मेटल लोगे, अगर आपने लिया है RLi तो इसको लिथियम बोल देंगे, और ये लिथियम वाला क्या हो जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और फिर अगर मान लो आपने ले लिया R2CO तो ये कॉपर वाला ग्रिगनार्ड हो गया। अगर आपने ले लिया R2CD तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, इस तरीके से बहुत सारे टाइप के, कैडमियम वाला क्या हो गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया। और इस टाइप से आपके इतने सारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन सकते हैं, किससे, RMgX से। देखो इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया, उसके साथ में CdCl2 लिया, Mg को रिप्लेस कर दिया कैडमियम ने, R2CD बन गया। और इसको, ये जितने भी कंपाउंड हैं इनको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप है और मेटल है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं इन ग्रुप को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आपने क्या करा, जैसे ही R2CD आया इसके साथ में क्या करा बच्चों, एक आपने एसिड हैलाइड लिया, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना वो भी इसी तरीके से डिक्रीज होता रहता है। मतलब R2CD जो है ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से सिर्फ एसिड हैलाइड को ही रिड्यूस कर पाता है। जैसे ही R2CD लोगे क्या होगा, यहाँ से ये Cl हटेगा, एक R आके यहाँ पर अटैक करेगा और उसी से आपको कीटोन मिल गया। मान लो आपने यहाँ पर, मैंने एक क्वेश्चन भी ले लिया एग्जाम्पल के लिए, आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने डाल दिया R2CD। अब जब प्रोडक्ट देखने जाओगे एक चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से इट कैन ओनली रिड्यूस एसिड हैलाइड। मतलब इसकी किसी और के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, इट कैन ओनली रिड्यूस एसिड हैलाइड, क्योंकि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी में भी इसको सबसे पहले आप रिड्यूस कर सकते हो, सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या करते हो, एसिड हैलाइड के साथ में इसका यूज होता है। मतलब आपने दो ग्रुप लिए हैं, एक बार है कीटोन और इधर है एसिड हैलाइड। तो अगर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे RMgX भी होता है, रिड्यूस करता है, तो इसको दोनों ग्रुप को रिड्यूस करना चाहिए था। मगर जब आप प्रोडक्ट देखते हो कीटोन, क्या देखते हो, जो प्रोडक्ट देखते हो कीटोन एज इट इज रहेगा, और साथ ही में यहाँ पर जो आपका ये वाला ग्रुप है ये भी कीटोन बना लेगा। क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, कीटोन बना रहा है एसिड हैलाइड से, और किसी ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। चलो अपनी रिएक्शन सारी खत्म हो चुकी है, अपने मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ लिए है, अब अपन पढ़ रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ओनली फॉर्म एल्डिहाइड इज गैस, ओनली फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, सबसे छोटा एल्डिहाइड को बोला जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। और ये एकमात्र ऐसी चीज है एल्डिहाइड और कीटोन में जो गैस है।
ठीक है, यही गैस है। एंड ऑल अदर कार्बोनिल कंपाउंड अप टू C11 आर लिक्विड्स एंड C12 के बाद सारे के सारे सॉलिड है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो C1 से लेकर C3 तक क्या है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपिनोअल्डिहाइड। एक कार्बन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, दो कार्बन है तो उसको एसिटाल्डिहाइड बोल देंगे, तीन कार्बन है तो प्रोपिनोअल्डिहाइड बोल देंगे। एंड एसीटोन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे के सारे तो सॉल्युबल है C1 से C3, और सारे के सारे आपके जो एसीटोन होता है, सबसे छोटा कीटोन क्या होता है, एसीटोन। सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, ये भी सॉल्युबल है ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बट कैन फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड C5 ऑनवर्ड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि छोटे ग्रुप है, कम स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो वाटर के साथ में H बॉन्डिंग करेंगे। इस C5 के ऑनवर्ड से सारे के सारे इनसॉल्युबल है। देखो, अब देखो यहाँ पर देखना, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हुए हैं वाटर और C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बीच में, जिसकी वजह से H बॉन्डिंग हुआ है। सॉल्युबिलिटी यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के, क्योंकि आपने बोला C5 से ऑनवर्ड वाले इनसॉल्युबल है, मतलब कि मॉलिक्युलरिटी किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे। सॉरी, मॉलिक्युलरिटी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इनसॉल्युबल। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा रहे हो, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल होते जा रहे हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो वही सेम ऑर्डर यार जो बार बार अपन जीओसी में पढ़कर आए हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। और अगर बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखिए बच्चों, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग की। अगर आपने ब्रांचिंग बढ़ाई तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एल्कोहल सबसे पहले आ गए, ठीक है, फिर आर ग्रुप की वजह से यहाँ पर कीटोन आ गए, फिर आ गए आपके एल्डिहाइड, और लास्ट में आ गए आपके एल्केन। और एक बात बताऊं, अल्कोहल और इनमें तो काफी अच्छा डिफरेंस होता है, पर यहाँ पर थोड़ा कम ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखना, दिस इज बिकॉज इन अल्कोहल इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है इन प्रेजेंस, बट इन कार्बोनिल कंपाउंड H बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट। इंस्टेड डाइपोल डाइपोल एंड वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। क्योंकि यहाँ पर डाइपोल बन रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है, देख लो, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इनके जो क्या होते हैं बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। हाँ, इनसे कंपैरेबल होते हैं, एल्केन से कंपैरेबल होते हैं, पर अल्कोहल के तो ये आसपास भी नहीं होते। ठीक है, आइए देखते हैं, और यहीं पर अपना चैप्टर भी खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।